गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 11वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा था जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। देखिए, जैव उर्वरक के अंतर्गत अपन स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें देखा था कल आपने कि जैव उर्वरक दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे। एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले और दूसरा था आपके अघुलनशील मध्य में उपस्थित फास्फोरस को घुलनशील में कन्वर्ट करने वाले जैव उर्वरक। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे कि ऐसे जैव उर्वरक जो मध्य में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो इस चैप्टर पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर सट्टा है और उम्मीद करता हूँ कि एक दो वीडियो लेक्चर में ये पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा। और फिर बाद में देखोगे 12 पार्ट को शुरू करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल का मैटर भी आपको मैं अपडेट करवाऊंगा और उसके बाद में अपन देखेंगे 12 पार्ट की स्टडी करेंगे। और जितने भी पार्ट आपने पढ़े कि प्रत्येक पार्ट के जो वीडियो लेक्चर रिलीज हुए हैं, ऐसे आपसे उम्मीद है कि आपने जरूर देखे होंगे, नहीं देखे जरूर अवश्य देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मार्केट में आपके पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल है, उसको जल्दी से खरीद लें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर लें, ताकि समय रहते आप सिलेबस को कवर कर लेंगे, ताकि ऑफलाइन क्लासेस जब भी शुरू होगी और जितना भी सिलेबस मेंशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन पूरे मैटर को कवर कर लेंगे। ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं कि मतलब सिलेबस 50% हो जाएगा, वो हो जाएगा, परंतु कितना भी सिलेबस हो जाए, परंतु अपने तो आपका टारगेट हाई टारगेट होना चाहिए। उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आपको दिमाग में रखते हुए मैटर को चलना है, ताकि भविष्य के लिए जो आपने जिस डिपार्टमेंट में हाथ रखे वो डिपार्टमेंट लंबा चौड़ा है और उसमें ये पार्ट 11-12 एक बेस के रूप में काम करती है और उसके हर सेक्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं कहीं आपको मेंशन होते रहेंगे। जरूरी है कि फिलहाल आपके कोरोना की वजह से काफ़ी सिलेबस शॉर्टेज होने की संभावना भी रहती है, फिर भी मतलब जो भी सिलेबस आ रहे हैं तो मैंने आपके पूरे पार्ट एक बार सारे पार्ट को कंटेनमेंट आपको रिटर्न करवा दिया जाएगा, ताकि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पार्ट आपके मेंशन हो रहे हैं उसका प्रत्येक का वीडियो लेक्चर देख के आप उसको व्यवस्थित करें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो मटेरियल दिए जा रहे हैं उसको व्यवस्थित समझें, देखें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाएं। तो देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं जैव उर्वरक के अंतर्गत फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक कि आप देखते हैं मृदा में कई प्रकार के घटक फास्फोरस अघुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। तो अघुलनशील अवस्था में फास्फोरस किसी के भी कोई काम का नहीं होता है, परंतु उसको उपयोगिता की दृष्टि से पौधों को उनकी प्राप्ति हो, सजीवों को उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करना नेसेसरी हो जाता है। तो अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने के लिए कई प्रकार के जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। बेसिकली आप देखते हैं कि फास्फोरस विलेय उर्वरक के अंतर्गत बैक्टीरिया है, फफूंद है, एक्टिनोमाइसीटेज है कि जीवित कोशिका अवस्था होती है जो मृदा में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलते रहते हैं। तो ये जैव उर्वरक के अंतर्गत क्या कहेंगे? बैक्टीरिया है, फफूंद है, एक्टिनोमाइसीटेज है कि कोशिका जो जीवित अवस्था को, ये जीवित जीवाणु ही डायरेक्ट उनको काम में अपन लेते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन्स तथा विटामिन प्रदान करने में मुख्य भूमिका प्रदान करते हैं। मुख्यतः सूक्ष्म जीव जैसे बेसिलस है, सुडोमोनास है, ये तो जीवाणु हैं, और एस्परजिलस और पेनिसिलियम ये कवक है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जनरली आप जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फास्फोरस विलेय जैव उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो सेम टू सेम प्रोसेस कि जैसे बीज उपचार, तना पौधा उपचार, मृदा उपचार या कंद उपचार, जैसे आपने 4 उपचार का प्रोसेस देखा ना, तो सेम टू सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हुए बीज उपचार में क्या था कि 1 या 1.5 लीटर गुड़ का घोल बना के उसमें कल्चर पाउडर मिलाते हैं और फिर बाद में डायरेक्ट बीजों के ऊपर डाल दिया जाता है।
और उसमें बीजों को क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से इनको मिक्स करके बीजों को घोल तैयार किया जाता है। तो बीज उपचार हो जाएगा। पौधे उपचार में डायरेक्ट पौधे के छोटे नवोदित पौधे होते हैं, उनकी डायरेक्ट घोल में 10-15 मिनट के लिए उनकी जड़ों को डायरेक्ट रखते हैं ताकि पौधों का उपचार हो जाता है। मृदा उपचार डायरेक्ट मिट्टी में फैला देते हैं ताकि सनी हुई मिट्टी को गोबर के रूप में उसमें लेके फिर बाद में पूरे मटेरियल को उसमें मिला के पूरे जिस तरफ आपको उर्वरक की आवश्यकता है वहाँ पे उसको फेंक दो और फिर बाद में मृदा की नमी बनी रहे ताकि वो जैव उर्वरक अपने आप वहाँ पे क्या हो जाते हैं, पनप जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से उपचार करके अपने काम में ले सकते हैं। तो देखिए बेसिकली आप देखते हैं कि फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक, इस उर्वरक में बैक्टीरिया, फफूंद, एक्टिनोमाइसीट्स की जीवित कोशिका अवस्था में होती है जो मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने का कार्य करती है। ये पौधों की वृद्धि हेतु हार्मोन्स, विटामिन आदि भी प्रदान करते हैं। फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने वाले सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वर्ग के अंतर्गत जैसे बेसिलस प्रजाति या सुडोमोन, ये प्रजातियां जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने का कार्य करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कवक प्रजाति के अंतर्गत एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम मुख्य बताए गए। तो जिससे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीवाणु होते हैं वो डायरेक्ट सूक्ष्म जीव पौधों को अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि पौधों को आसानी से उसकी उपलब्धि हो सके। प्रयोग की विधि, फास्फोरस घोल बैक्टीरिया कल्चर का प्रयोग भी एजोबैक्टर तथा राइजोबियम की तरह ही पौधा उपचार, भूमि उपचार तथा बीज उपचार की तरह ही पूर्व में जैसे आपने पढ़ा उसके अनुरूप ही अपन कार्य करते हैं कि बीज उपचार कैसे करते हैं, पौधा उपचार कैसे करते हैं, मृदा उपचार कैसे करते हैं। तो उसी उपचार के अनुसार इनका भी प्रयोग किया जाता है। घोल बनाते हैं, घोल में कल्चर पाउडर डाल देते हैं और फिर बाद में मिला के जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दें, व्यवस्थित से आप देखना। तो जो आपके पहले आपके सामने दे रखा है जैव उर्वरक के बारे में बेसिक मैंने टर्म लिखे तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए। आगे देखते हैं आप माइकोराइजा, ये कवक प्रजाति है। क्या बताया गया है? कवक प्रजाति है और जो तंतु रूपी के रूप में पाया जाता है और बहुत शाखित होता है। क्या होता है? ब्रांचिंग के रूप में फैला हुआ तंतुओं के रूप में देखा गया। इसके तंतु एक सिरा तो पौधों की जड़ों में प्रवेश करता है और दूसरा सिरा मृदा में देखने मिलता है। तो मृदा में जो सिरा है वो तो आपके फास्फोरस को अधिशोषण करने काम करेगा। जो फास्फोरस अधिग्रहण करेगा वो पौधों को प्रदान करता है और दूसरा सिरा पौधों की जड़ों में होता है, वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। अर्थात अपन बात करें कि माइकोराइजा एक सहजीविता का संबंध प्रदर्शित करता है, पौधों को फास्फोरस देता है और पौधों से भोजन ग्रहण करता है। दिमाग बात रहेगी, शॉर्ट एंड स्वीट में आप समझने का प्रयास करना। तो देखिए माइकोराइजा ये विशेष प्रकार का कवक है जो बहुकोशिकीय तंतु रूप में देखा जाता है। पौधे एवं फसलों की जड़ों में प्रवेश करते हैं। तंतु का एक भाग पौधों की जड़ में तथा दूसरा भाग जमीन में फैला हुआ पाया जाता है। जो सिरा जमीन में होता है वह अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील करके फास्फोरस को अधिग्रहण करते हैं और दूसरा सिरा पौधों से भोजन प्राप्त करने का कार्य करता है। ये फास्फोरस तंतुओं के अंदर गति करके पौधों की जड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। पौधे को जड़ों के बीच में सहजीविता का संबंध प्रदर्शित होता है, जिससे कवक मृदा से जल, खनिज पदार्थ, लवणों को अवशोषित करते रहते हैं और पौधे को प्रदान करते रहते हैं और पुनः पौधों से कवक भोजन प्राप्त करते रहते हैं। पौधे तो कवक से क्या प्राप्त करते हैं? खनिज, लवण तथा विभिन्न प्रकार जल, ये पौधे प्राप्त करते रहते हैं और पौधों से ये प्राप्त करते रहते हैं भोजन। तो ये डायरेक्ट सहजीविता के संबंध प्रदर्शित होता है। जैसे राइजोबियम के बारे में हमने देखा ना दूसरे चैप्टर में, तो वैसे ये भी सेम टू सेम प्रोसेस है। बेसिकुलर आर्बिकुलस माइकोराइजा, इस माइकोराइजा कवक के पौधों में संक्रमण करके पौधों की जड़ कोशिका अंदर तक पहुंच जाती तथा यहाँ पर कवक विशेष प्रकार की संरचना बेसिलस तथा
अर्बोबैस्टिस का निर्माण करते हैं। बैसिलस एक गुब्बारे आकार की संरचनाएं जो कि अर्बोबैस जो जुड़ी हुई रहती है। इन्हें कवक सूत्र द्वारा मध्य स्पोर्स या फटने पर स्पर्श मध्य में पाए जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर दूसरे पौधों में संक्रमण करते रहते हैं। इस माइक्रोरहिजा की प्रमुख प्रजातियां अलग अलग होती है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना, आपको इतनी बात दिमाग में रखना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करें, माइक्रोरहिजा एक प्रकार का विशेष फास्फोरस डिसोल्युबल क्या बताया गया है, बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। दिमाग पास रही। आगे देखते हैं माइक्रोरहिजा के क्या क्या लाभ होते हैं, माइक्रोरहिजा क्या क्या लाभ होते हैं उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए माइक्रोरहिजा से क्या क्या लाभ होते हैं और उसके बाद में अपन देखेंगे जैव रोग के क्या क्या लाभ हैं और उसको प्रयोग करने के क्या क्या स्टेप, प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तीन बिंदुओं को अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए माइक्रोरहिजा पर संक्षेप बिंदु शॉर्ट में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैटर को कवर कर सकते हैं इसके शॉर्ट पर। आगे देखिए आगे आप देखते हैं स्पेशल कवक माइक्रोरहिजा के क्या क्या बेनिफिट होते हैं और फिर बाद में अपन देखेंगे जैव रूप का क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। उन दोनों को स्टडी करेंगे साथ में। फिर बाद में अपना लास्ट आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जैव रूपों को प्रयोग करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसको अपन डिस्कस करके आज के वीडियो लेक्चर करेंगे। तो देखिए माइक्रोरहिजा के क्या क्या लाभ हैं। तो अपन देखते हैं इनका कवक सूत्र भारी और विस्तार होने की वजह से आवश्यक पोषक तत्व अधिक मात्रा में पौधों को ग्रहण होते रहते हैं। जो भी कवक मूत्र से क्या रहता है बात होता है, जैसे आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन पोटेशियम अलग अलग तत्व जो भी चाहिए वो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण किए जा सकते हैं या ग्रहण करते हैं। कुछ वृद्धिकारक हार्मोन्स, डायरेक्ट वृद्धिकारक नाम लिखा है, वृद्धिकारक हार्मोन की प्राप्ति को भी बढ़ावा देते हैं। जैसे बात करें ऑक्सिन, साइटोसिन, जिबरलिन, विटामिन आदि का स्त्राव करते रहते हैं जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती हुई देखी जाती है। तो अपने सिंपल सा वर्ड लिखा है कि ये वृद्धिकारक हार्मोन की प्राप्ति को भी बढ़ावा देते हैं। दलहनी पौधों में माइक्रोरहिजा राइजोबियम के साथ निवेशन करने से फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण की वृद्धि की प्राप्ति को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और अन्य पौधों के साथ में जुड़कर माइक्रोरहिजा जाल के रूप में सहजीवी का संबंध अपनाते हुए पौधों को डायरेक्ट फास्फोरस प्रदान करने में विशेष भूमिका प्रदान करते हुए देखे जाते हैं। कभी कभार सूखे की स्थिति अकस्मात आ जाती है तो माइक्रोरहिजा में जल अवशोषण करने की अधिक क्षमता होती है जिससे पौधों को जल आपूर्ति करते रहते हैं और पौधे को सूखे से बचाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। बात दिमाग में रहेगी। तो देखिए माइक्रोरहिजा के क्या क्या लाभ है। माइक्रोरहिजा एक जैव रूप है जो अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं और इसकी क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना माइक्रोरहिजा। कई बार एग्जाम पूछा जा रहा है माइक्रोरहिजा पे टिप्पणी करो तो आप व्यवस्थित रूप से मैटर को कवर करें। आगे देखिए जैव रूपों के क्या क्या लाभ होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो जितने भी प्रकार के जैव रूपों के बारे में बात करें तो ये डायरेक्ट नाइट्रोजन व फास्फोरस आपूर्ति करने का कार्य करते हैं। या तो नाइट्रोजन प्रदान करेंगे या फिर डायरेक्ट पौधों को फास्फोरस आपूर्ति करने में भूमिका निभाते हैं। ये पोषक तत्व सस्ते स्रोत बताए गए। ये पौधों के पोषक तत्वों के बताए गए सिंपल साधारण तौर पे आराम से सस्ते अवेलेबिलिटी के रूप में देखे जाते हैं, आराम से उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते होते हैं। पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव दर्शाते हैं और पौधों में एंटीबायोटिक क्षमता जनरेट करते हैं अर्थात प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में पौधा क्या होता है, सक्षम हो जाता है। मृदा की भौतिक अवस्था में सुधार करते हैं तथा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की उपलब्धता को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हुए देखे जाते हैं। आज दिमाग में रहेगी। तो जो मैटर आपके सामने ऑब्टेन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में पुनः
इस मैटर को रिवाइज करवा दो, फिर बाद में रब करते हुए अपना आगे बढ़ेंगे। वो जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए माइक्रोराइजा ये जड़ तंत्र के बाहरी भाग का विस्तार करता है, जिससे कि कवक सूत्र अधिक गहराई में जाकर पोषक तत्व फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिंक, गंधक आदि को मात्रा में अवशोषित करके संसन क्रिया द्वारा कवक सूत्र द्वारा पौधे को आसानी से पोषक तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिखा कि इसका कवक सूत्र बाहरी विस्तार होता है, जिससे आवश्यक पोषक तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण होते हैं। ये वृद्धिकारक ऑक्सीन, साइटोसिन, जिबरेलिन तथा विटामिन का स्त्राव कर देते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती, अर्थात वृद्धिकारक हार्मोन की प्राप्ति होती। दलहनी फसलों में माइक्रोराइजा को राइजोबियम के साथ में निवेशन करने से फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। माइक्रोराइजा तथा राइबोसोम दोनों को सहजैविक संबंध बनाते हैं, तब इन दोनों को साथ साथ डालेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पौधे को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। माइक्रोराइजा वृक्ष दूसरे वृक्षों में माइक्रोराइजा जाल सहजैविक संबंध स्थापित करके दूसरे पौधों को भी पोषक तत्वों की कमी पूरा किया जा सकता है, जो डायरेक्ट एंड पोषक तत्व स्थानांतरण की भूमिका निभाते हैं। माइक्रोराइजा के कवक सूत्र मध्य में गहराई तक फैला रहता है, इसलिए सूखे की स्थिति में पौधों को जलापूर्ति करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैव उर्वरक के लाभ, जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं। ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत होते हैं। कुछ जैव उर्वरक जैसे एजोबैक्टर, एजोला, नीलरहित शैवाल, हार्मोन्स, विटामिन आदि का स्त्राव करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव दर्शाते हैं, अर्थात पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव दर्शाते हुए देखे जाते हैं। इनके उपयोग से फसल की उपज में 20 से 30% इम्प्रूवमेंट होता है कि फसल उत्पादन की मात्रा क्या होती बढ़ती है। कुछ जैव उर्वरक एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं, जिससे मृदा जनित रोगों के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इनके उपयोग से मृदा की भौतिक अवस्था में सुधार होता है और नीलरहित शैवाल तथा एजोला नाइट्रोजन के अतिरिक्त सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की उपलब्धता को सुगमता से प्रदान करते हुए देखे गए। तो ये था बेसिक आपके टॉपिक। आगे देखिए जैव उर्वरकों के प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतने से 7 पॉइंट दे रखे हैं, उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। देखिए जैव उर्वरक का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसमें मुख्य सावधानी दे रखी, उसमें मैंने 4-5 सावधानी का आपके सामने रिप्रेजेंट करके मैटर को अपलोड किया जा रहा है। देखिए कि सबसे पहले जैव उर्वरक होते हैं, उसकी पैकेट वहीं से खरीदे जहाँ से मान्यता प्राप्त संस्था, कोई विशेष नामचीन संस्था से पैकेट को खरीदे। गवर्नमेंट को पैकेट पर लिखी डेट का ध्यान रखें। कल्चर पाउडर का भंडारण ठंडे स्थान पर करें और कल्चर का भंडारण ठंडे स्थान पर करें। पैकेट पर दिए गए निर्देशों की अनुपालना करें और जैव उर्वरक में कभी कृषि रसायन को नहीं मिलाएं और जैव युक्त बीजों को खाने में प्रयोग करने से बचें। तो बेसिक क्रोमोलॉजी को आप ध्यान रखते हुए सावधानी को बरतोगे, उसमें जैव का डायरेक्ट इफेक्ट आप पे देखने को मिलेगा। तो देखिए मुख्य क्या सावधानी दे रखी है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टडी के रूप में, और आपके शॉर्ट मैटर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। देखिए जीवाणु कल्चर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खरीदे तथा पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि का फसल उपयोग का नाम अवश्य देखें। कल्चर का भंडारण ठंडे स्थान पर करें। पैकेट पर लिखे दिए गए निर्देशों की अनुपालना करें। घोल बनाने के लिए पानी को निर्मुक्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर पानी में स्थित जीवाणु कल्चर जीवाणु को हानि भी पहुंचा सकते हैं। पानी घोल बनाने के लिए आप काम ले रहे हो तो पानी को पहले पानी कैसा होना चाहिए, आशुद्ध जल होना चाहिए, जीवाणु मुक्त होना चाहिए। बाकी एक कल्चर जीवाणु को खा के उसको नष्ट भी कर सकते हो, उसका विपरीत प्रभाव भी देखा जा सकता है। कल्चर को रासायनिक खाद्य कृषि रसायनों के साथ में न मिलाएं। यदि किसी बीज की पारायुक्त रसायन से उपचारित करना हो तो पहले रसायन का प्रयोग करें
और उसके पश्चात कल्चर को 2-3 गुना मात्रा में प्रयोग करके मिलाकर तैयार किया जाता है। यदि मिट्टी अम्लीय है तो कल्चर के उपचार से बीजों पर पहले सोने पत्थर की या सोनी या सारी पदार्थों का घोल लगा दें और फिर बाद में उसके जिप्सम पर परत लगाकर बुआई की जानी सही है। पैकेट को उपचारित करते समय खोलना चाहिए तथा उपचारित बीजों को तुरंत डुबो दें और धूप में न रखें। उपचारित बीज तथा मृदा रसायन उर्वरक सीधे संपर्क में न आए, ये ध्यान दें। अतः रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय नहीं किया जाए। जितने भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका डायरेक्ट आप बुआई के समय नहीं करें। बुआई के उपरांत बसे हुए बीजों को खाने के लिए प्रयोग नहीं करें। ये ध्यान रखें, मतलब थोड़ा बहुत मतलब बाजरे आप बो रहे थे और 2 किलो बच गई तो उसको क्या अपन खाने के लिए किस बनाने के लिए काम में ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करें। जितना भी है उर्वरक जितने बचे तो उसको वापस कहीं ऐसे स्थान पर रहे जो खाने से उसको अपन बचा जा सकते हैं, ताकि बच्चे उसको खाए नहीं या अपन भूल से उसको प्रयोग नहीं करें। तो जितना हो सके उतने जैव उर्वरक मान लो शेष बच जाते हैं तो उसको खाने में प्रयोग करने से बचें। तो ये मुख्य बातों को अपने ध्यान में रखते हुए स्टडी किया तो काफ़ी मैटर को आपने कवर किया है। अभी अपने इस टॉपिक के अंतर्गत आपके 2 बिंदुओं को मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे अपन। एक तो आपके दे रखा है क्या, हरी खाद तथा खली की खाद, 2 बिंदु है उनको अपन कवर करते हुए दोनों खाद कवर हो जाएगा। फिर बाद में एक पार्ट आपको दसेगा उसको अपना के माध्यम से समझेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। व्यवस्थित रूप से देखें, समझें और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट डाउट पूछ कर उसका समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे, सुख से अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।